हो गया ना। देखो हाला मत करो, तुम लोग शांति से रहो। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है श्वसन। उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और और 2 पार्ट में वीडियो इससे पहले बना दिए हैं, और आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू करेंगे और लेकर खत्म करेंगे कहाँ पर, दीर्घोत्तरीय पर ले जाकर टोटल खत्म करेंगे। समझ में आएगा तो लोग तो देखो क्वेश्चन है पहला कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। और तुम लोगों से बता देना चाहते हैं कि वीडियो पहले 2 को जा करके देख लो, तब अपना मन क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम वीडियो बना दिए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इसको भी देखो, समझ में आ जाएगा। तो इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन है एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो किसके द्वारा होगा, ग्लूकोज के द्वारा। यानी कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा तब न बनता है CO2 बनता है, H2 बनता है और ऊर्जा बनता है। तो यहाँ पर पूछा है कि किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो ग्लूकोज को मारेंगे सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। बाहरी वातावरण से पेड़ पौधा में कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है, तो किस क्रिया द्वारा पहुंचता है, तो विसरण क्रिया द्वारा। यानी कि कहीं से हवा चल जाएगा और कहीं से बाहर आ जाएगा। यानी कि पत्ती में होता है छोटा छोटा छिद्र, तो छिद्र को बोलते हैं स्टोमाटा है। तो पत्ती का श्वसन अंग हो जाएगा स्टोमाटा। यानी कि स्टोमाटा द्वारा अपन श्वसन कर लेगा और फिर उनमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। और उसके बाद ताना से भी बताए थे कि तो लोग के ताना से भी पेड़ पौधा अपना श्वसन की क्रिया करता है। तो उसका नाम क्या है, वात रंध्र। ताना में होता है वात रंध्र, और पेड़ पौधा के नीचे होता है जड़, तो जड़ में होता है मूल रोम। तो मूल रोम के द्वारा भी अपना श्वसन की क्रिया करता है। देखो मनुष्य के ट्रेकिया में पाया जाता है, मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है, तो तुम लोग के बताए थे ट्रेकिया में। ट्रेकिया कैसा होता है, तो ट्रेकिया एक अपूर्ण उपास्थि का अपूर्ण वलय होता है और उपास्थि का बना होता है। तो लोग बताए थे ना अंदर। यानी कि जो ट्रेकिया होता है पूर्ण वलय नहीं होता है, अपूर्ण वलय होता है और उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का मतलब होता है कि वो कोमल हड्डी होता है और लचीला हड्डी होता है, मुलायम हड्डी होता है। ऑप्शन में देखो उपास्थि के बने पूर्ण वलय, ऑप्शन ए। ऑप्शन दूसरा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। और तीसरा देखो क्विटिकल के बने पूर्ण वलय, और तीसरा का है क्विटिकल के बने अपूर्ण वलय। तब क्विटिकल कहाँ से आ जाएगा एकरा में, तो बी हो जाएगा सही। बी समझ में आएगा तो लोग ये बताए थे तो लोग नो। अब देखो श्वसन के क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। यानी कि श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं तो जो भोजन खाते हैं तो उसका क्या होता है, तो संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। तो विघटन का मतलब होता है टूटना। विघटन का मतलब क्या होता है, तो टूटना। तो जब हम खाते हैं भोजन को, खाद्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, खाद्य पदार्थ का मतलब होता है कि भोजन, जो भी चीज को खाते हैं उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ। तो उसका जब मतलब श्वसन के क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो विघटन होता है। समझ में आ गया तो लगे। अब दिया है कि प्रकाश संश्लेषण होगा, तो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होगा। दहन होगा, वो सब कुछ ना विघटन। अब देखो 5 नंबर, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ध्यान से समझो क्वेश्चन। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन रहेगा तब श्वसन होगा।
समझ में आ गया तो लगे। तो इसमें दिया है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। देखो ये लोगों के पास किताबें नहीं है। हाँ हल्ला मत करो, देखो नहीं। तो अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, कोशिका झिल्ली। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होता है। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है, दो चरणों में होता है। पहला होता है कोशिका द्रव्य में और दूसरा पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बताए तुम तो लोग सब सब अंदर का क्वेश्चन है सब है, तो लोग समझा दिए थे। अब देखो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो श्वसन, श्वासोश्वास, निश्वास। तो क्या हो जाएगा, श्वासोश्वास। सांस छोड़ना तो क्या बोलते हैं, प्रश्वास, प्रश्वास। सांस लेना यानी कि ऑक्सीजन को खींचना, प्रश्वास। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना तो उपश्वास। और दोनों को जोड़ दो यानी कि छोड़ना और खींचना तो श्वासोश्वास। हो गया क्लियर है। अब देखो 7 नंबर, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। ध्यान से देखो, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से यानी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया तो लगे। अब देखो पाइरुवेट क्या होता है, पाइरुवेट ध्यान से देखो। तो ग्लूकोज को 2 भाग में टूट जाता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को 2 भाग में टूटना पाइरुवेट कहलाता है। समझ में आ गया तो लगे। तो परिवर्तन किस यौगिक का होता है, तो क्या बनता है, यानी कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है। यानी कि जब हम श्वसन करते हैं तो जैसे देखो कभी काल तू लोग दौड़ते हो, चाहे अधिक काम कर दो, चाहे दौड़ते हो, दौड़ो पूरा कबार के और देखो कि नीचे दर्द करने लगता है, पैर पूरा दर्द करने लगता है। तो क्यों दर्द करने लगता है, क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अधिक मात्रा में तो वहां पर क्या होगा, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, यानी कि ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। तो नहीं टूटेगा तो क्या होगा, यानी कि तो नहीं टूटेगा तो लैक्टिक अम्ल बना देगा वहां पर। तो लैक्टिक अम्ल के कारण यानी कि शरीर में या चाहे मांसपेशी में अधिक दर्द होने लगता है। समझ में आ गया तो लगे। अब देखो ये सब क्वेश्चन आगे हैं, अभी मिलेगा। देखो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहता है। जड़, रंध्र, टहनी, ताना, रंध्र होगा, रंध्र हो जाएगा नो। अब देखो निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती हैं। निःश्वास यानी कि श्वास के मतलब श्वास, निह मतलब निकलना। समझ में आ गया तो लोगे। निःश्वास के मतलब निकलना। तो CO2, O2, पाइरुवेट, नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, निकलता है, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया तो लोगे। तो अब देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान से देखो, रुक जाओ देख लो थोड़ा सा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। दिमाग रखो तनी अस्थिर तनी ध्यान से। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। समझ में आ गया तो लगे। अब देखो ऑक्सीजन के उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन रहेगा है, उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन अ हटा दो, अ के काट दो तो वायवीय श्वसन। अरे ऑक्सीजन रहेगा तो वायवीय श्वसन। बस क्या कहते हैं,
वायवीय श्वसन, अति लघु उत्तरीय। समझ में आएगा तो लोग लिखे के फेर में मत रहो ज्यादा, दिमाग तो थोड़ा थोड़ा सोचो। दोनों याद हो गए तो लोग ना? हाँ, अब देखो तीसरा, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो लोग बताए थे ना, एटीपी। एटीपी एटीपी है। एटीपी कब बनता है? तो जब हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है प्रत्येक कोशिका तक ब्लड के माध्यम से जाता है, और वहीं पर कोशिका में बैठा रहता है ग्लूकोज बैठा रहता है प्रत्येक कोशिका में है। वहीं पर जाकर ऑक्सीजन उसको तुड़ता है, तो तुड़ेगा तो क्या बनेगा? CO2 H2O ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में बनेगा? एटीपी के रूप में बनता है। और यह एटीपी कहाँ संचित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? तो कोशिका में होता है, हैं? तो सार्वजनिक वाहक किसको बोलेंगे? एटीपी को। समझ में आ गया तो लोग? अब कोशिकीय ईंधन किसको बोलेंगे? कोशिकीय ईंधन हम लोगों के ईंधन क्या हो गया? गाड़ी के लिए ईंधन हो गया डीजल पेट्रोल, है। हम लोगों की हो गया ग्लूकोज। समझ में आ गया इतना तो लोग? तो एगो क्वेश्चन के आंसर देना है, तो लोग बता देते हैं 5 गो क्वेश्चन आंसर। देखो अब अगला क्वेश्चन आ गया, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज। समझ में आ गया तो लोग? अब देखो, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखें। श्वसन क्रिया देखो, सांस खींचना छोड़ना, तो दोनों का नाम लिख दो। तो प्रश्वास और उच्छ्वास। समझ में तो लगे? जैसे संपूर्ण श्वसन क्रिया कैसे होगा? अरे दिन भर श्वसन कैसे होता है? छोड़ो लो छोड़ो, फिर खींचो छोड़ो, ऐसे नहीं काम चलता है दिन भर रात भर। तो संपूर्ण श्वसन होता है तो छोड़ना खींचना, तो प्रश्वास उच्छ्वास। याद हो गया तो लगे? एजे जब याद नहीं होगा तो घर रटने से याद होगा करके। अब देखो अगला, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? अब तू लोग अपना से सोचो, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो हम जानते हैं कि जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन हमारे अंदर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन करता है, हैं? श्वसन जब अंदर ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है और वहां पर ग्लूकोज को तोड़ता है, हैं? तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए श्वसन हम लोगों के लिए आवश्यक है। यह अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो छोटी मोटी मैंने उत्तर देना है इसका। श्वसन क्यों जरूरी है? तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए श्वसन आवश्यक है। हो गया, समझ में तो लोग? हम जानते हैं कि हम जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारे कोशिका में होता है ग्लूकोज, और वह टूटता है, ऑक्सीजन उसको तोड़ता है तो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो लोग समझ के लिख देना 2 लाइन 3 लाइन। अब देखो, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? देखो, यानी कि जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो CO2 ऊर्जा। क्या बनेगा? CO2 ऊर्जा, यह बनता है। तो लोग बताए थे ना कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, यानी कि दोनों आके मिल गया है, लड़ गया दोनों, तो बनेगा क्या? CO2 H2O ऊर्जा, ये ना 3 गो बनेगा। तो उपोत्पाद के रूप में। समझ में आ गया तो लगे? अब देखो 8 नंबर, श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो किस आधार पर बांटा गया है? तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इतना समझ में आ गया तो लोग? अब देखो, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, इसे बताना है तो लोग। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न हो।
बिना ऑक्सीजन के, तो अवायवीय श्वसन कहते हैं। बस अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ये अति लघु उत्तरीय है, तो एक ही दो लाइन में आंसर देना है। तो ऐसा श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के संपन्न हो जाए, चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो जाए, ये नहीं बोलेंगे। अब देखो, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होता है? जिसे अवायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में प्रारंभ होता है? तो ऑक्सीजन की स्थिति में। कैसे संपन्न होगा? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वायवीय श्वसन हो जाएगा। देखकर हम पूछा है कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में प्रारंभ होता है? तो ऑक्सीजन की स्थिति में। समझ तो लगे? अरे वायवीय श्वसन कैसे होगा बिना ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन रहेगा तब न, तो लिखना है ऑक्सीजन। बस आंसर हो गया। दूसरा यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? पायरुवेट का मतलब क्या है? ग्लूकोज का। पायरुवेट का मतलब क्या है? ग्लूकोज का। तो इसका पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो लोग बताए थे कि पहला होता है कोशिका द्रव में, 2 चरण में पूर्ण होता है। 2 चरण में पूर्ण होता है न, 2 चरण में। तो पहला हो जाएगा कोशिका द्रव में, और दूसरा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन चरण में आ जाएगा? दूसरा चरण में। तो खाली लिख देना है कि दूसरा चरण में। समझ में आ गया तो लोग? माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो तो और अच्छा है। माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरा चरण में, काम क्लियर। याद होगा तो लोग न इतना? अब देखो, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो लिखना है किसे? देखो, तो पत्ती के रंध्र द्वारा और ताना के वातरंध्र द्वारा। दुए को लिख दो। समझ तो लगे? यानी कि पत्ती के रंध्र द्वारा और ताना के वातरंध्र द्वारा और जड़ के मूल रम द्वारा। क्या दिक्कत है? सब तो लोग बता दिए थे। हो गया ना क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? विसरण क्रिया। विसरण क्रिया। हो गया ना क्लियर है? अब देखो, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो लोग के। खाली किताब देखना तो लोग, टारगेट वाला सब एकदम खड़ा मुँह जबानी सब याद हो जाएगा। ये सब फिर रटने वाला चीज है ये सब। देखो अगला क्वेश्चन है कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? कोशिका द्रव। अगला देखो, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। तो गिल्स पट्टिका में रहता है, गिल्स। हो गया ना? और उसके बाद पूछ देता कि कीट या तेलचट का श्वसन अंग का नाम लिखें। तो ट्रेकिया है। और मैमेलिया, तो मैमेलिया में कौन हो जाएगा? मैमेलिया में हम लोग आ जाएंगे। मैमेलिया में जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो अपना कैसे सांस ग्रहण करता है? तो फेफड़ा द्वारा। अब एबिज वर्ग में पूछ देगा कि श्वसन अंग कैसे होता है? एबिज वर्ग में आ जाएगा दुनिया के सारे पक्षी। तो एबिज वर्ग में हो जाएगा तो अपना फेफड़ा द्वारा। रेप्टिलिया पूछ देगा, रेप्टिलिया। समझ तो लगे? रेप्टिलिया वर्ग में श्वसन अंग कैसे होता है? तो रेप्टिलिया वर्ग में आ जाएगा कौन? जो रेंग के चलता है, सांप, छिपकली, मेढक रेंग के चलता है, मगरमच्छ, ये सब अपना फेफड़ा द्वारा श्वसन ग्रहण करता है। अब देखो, अब पूछ देगा कि एम्फीबिया में वैसन जीव आता है जो जल और स्थल दोनों पर रह सके। तो मेढक एम्फीबिया वर्ग में आता है। तो मेढक जब पानी में चल जाएगा
तो अपना श्वसन ग्रहण करेगा तो त्वचा से या गिल्स ले या मुख्य ग्रसनी से, बताए थे ना तो लोग ऊपर में गिल्स होता है मेढक में भी। और जब जमीन पे आ जाएगा तो फेफड़ा से सांस लेगा। और देखो आगे सब बता दिए थे, तो लोग जा करके वीडियो नहीं देखो तो जा करके देख लो, बहुत विस्तार से बताए थे। उसके बाद तुम लोगों का अपना मन ही सब क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। देखो आगे ध्यान से देखो, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। तो स्थलीय कीट में ट्रेकिया और मनुष्य के फेफड़ा श्वसन अंग। समझ आ गए तो लोग लिखो कि स्थलीय कीट का श्वसन अंग ट्रेकिया है, मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा। समझ में आ गए तो लोग अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय कीटों में तो वायवीय श्वसन, अवायवीय होगा वायवीय। स्थलीय कीटों में अपना श्वसन ग्रहण करेगा ट्रेकिया द्वारा, तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा है? और अवायवीय होता है एगो ईस्ट में, एगो ईस्ट तो लोग जीव बताए थे ना, किण्वन विधि के द्वारा होता है। तो ये पूछा है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो वायवीय है। समझ में आ गया तो लोग अरे स्थलीय कीट अपन ग्रहण करे श्वसन करेगा तो ट्रेकिया द्वारा करेगा, ठीक है। तो क्या ग्रहण करेगा? ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन के जो उपस्थिति में जो होता है तो वायवीय श्वसन। समझ आ गया तो लोग ये ना कि स्थलीय कीट है तुम्हारा तो अवायवीय है। देखो ईस्ट याद कर लेना, अवायवीय में आ जाएगा और किण्वन विधि के द्वारा वो अपना करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिसमें श्वसन केवल फेफड़ा द्वारा होता है। यानी कि दो वर्ग के नाम लिखना है। तो मैमेलिया और एबीज। अरे मैमेलिया में वर्ग के नाम लिखो। समझ में आ गया तो लोग मनुष्य आ जाता है कौन वर्ग में? मैमेलिया वर्ग में। अब पक्षी कौन वर्ग में आ जाएगी? एबीज वर्ग में। रेप्टिलियो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एम्फीबिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गवा के नाम लिखो पूरा। समझ में आ गया तो लोग अब देखो मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। यानी कि मनुष्य में श्वसन क्रिया के संपूर्ण अंग का नाम लिखो। तो नाक चाहे नासिका छिद्र, ट्रेकिया और फेफड़ा, 4 गो। वो उतना डिटेल मत लिखो, जितना किताब में रहेगा उतना नहीं लिखना है। तो नासिका छिद्र, नासिका और उसके बाद ट्रेकिया और फेफड़ा, 4 गो। हाँ समझ में तो लगे। अभी थोड़े बोलना है कि ट्रेकिया 2 भाग में बट गया तो ब्रोंकस, और वो आगे जाके बट गया तो ब्रोंकियोल्स, और फिर वो जाके देश में भाव के बट गया तो एल्वियोलाई। तो तनी मैंने पूछेगा तो ज्यादा नहीं लिखना है, तो जितना पूछेगा उतना नहीं लिखना है। अब एल्वियोलाई में होता है खून है, और वही खून ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और लेकर के प्रत्येक कोशिका तक चल जाता है। और प्रत्येक कोशिका में बैठा रहता है ग्लूकोज, ग्लूकोज के तुर के अब बन जाता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। तो ये सब लिखना है एक लाइन के क्वेश्चन में। तो बस जितना पूछेगा उतने नु। अब देखो याद रखना तो लोग हमेशा ही सब, और फिर कब दिक्कत हो गया तो एक बार वीडियो देख लो पूरा, हमेशा याद है। अब देखो कौन नंबर क्वेश्चन? हाँ 20 नंबर। देखो फेफड़े द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है? फिर वही वाला किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होगा? तो प्रश्वास है, उच्छ्वास, फिर बतिया वही वाला। तो दिमाग तो लोग तने सोचो कि कैसे संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है श्वसन है? तो प्रश्वास, उच्छ्वास, सांस खींचो छोड़ो। अब देखो पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? बताओ किस क्रिया से होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तर 2 क्रिया होता है, एगो वायवीय क्रिया, एगो अवायवीय क्रिया। तो कौन सा होगा पचे हुए भोजन का? अवायवीय, वायवीय नु। तो देखो वायवीय क्रिया लिखो
और चाहे ऑक्सीकरण क्रिया, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा, तो ऑक्सीकरण लिख दो, और चाहे वायवीय, वायवीय बोलना तो पीट देंगे। तो दोनों में से कौन लिख दो, ऑप्शन में कौन रहेगा, ऑक्सीकरण क्रिया और चाहे वायवीय क्रिया, यानी कि बिना ऑक्सीजन के हो जाएगा, खाना पच जाएगा बिना ऑक्सीजन के। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 22, हाँ 22, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है ना, किस क्रिया द्वारा, तो अवायवीय क्रिया, ईस्ट में इथेनॉल, तो लोग बताए थे ना क्या क्या बनता है, एथेनॉल और CO2। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, समझ में आ गया तो लोग। ये पूछता कि कौन सा विधि के द्वारा होता है, तब ने लिखा था किन्वन है। अब देखो तो क्या लिखाएगा, अवायवीय क्रिया, समझ में आ गया तो लोग। अवायवीय कैसे होगा, अवायवीय नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि ईस्ट में पायरुवेट से एथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है, तो अवायवीय। अवायवीय क्यों अवायवीय, क्योंकि अवायवीय बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, संपन्न होता है। अब देखो ज्यादा चलने के बाद हमारे मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है, तो खाली यहाँ पर लिख देना लैक्टिक अम्ल, जितना पूछेगा उतना लिखना है लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल कैसे बनेगा पूछता तब ना हम लोग बताते हैं कि लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है, समझ में आ गया तो लगे। लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है तो लोग बता दिए थे ना। देखो माछी को बैठेगी बार बार जाके कमरे पे। देखो अब अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 24, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नहीं होगा, कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, याद होगा तो लोग। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वहां पर, यानी कि पहले होता है कोशिका द्रव्य में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक में पूछा है कि पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो आगे, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती हैं, ट्रेकिया में। कहाँ खुलती हैं, ट्रेकिया में। और निगल द्वार कहाँ खुलता है, तो आमाशय में। एक और याद कर लो, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती हैं, ट्रेकिया में। अब देखो प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती हैं, ध्यान से देखो। प्रत्येक श्वसनी के इंग्लिश में ले चलो गधा। श्वसनी के इंग्लिश में ब्रोंकस है, दो भाग में बढ़ता है तो क्या कहलाता है, ब्रोंकियोल्स। तो श्वसनिका, हिंदिया नहीं याद रहेगा ना मत लोगे, देख ध्यान से फिर से क्वेश्चन। प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती हैं, तो श्वसनिका। अरे दो भाग में बट गया तो बटने के बाद क्या बनाती हैं, तो ब्रोंकियोल्स बनाती हैं। देखो कहता फिर से, जैसे ट्रेकिया दो भाग में निकला तो उसको बोलेंगे ब्रोंकस, हिंदी हो गया श्वसनी हो गया ना। अब फिर आगे जाके ज्यादा भाग में बट गया तो ब्रोंकियोल्स, हिंदी हो जाएगा श्वसनिका। और फिर और जाके आगे पूरा पतला पतला भाग में बट गया तो एल्वियोलाई, वायु कोश। तो यहाँ पर पूछा है कि श्वसनी आगे जाके क्या बनाती है, तो श्वसनिका। समझ में आ गया तो लोग। अब देखो मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, वक्ष गुहा। कहाँ अवस्थित होता है, वक्ष गुहा। तो सीना हम लोग के बोल चल भाषा में हो गया सीना, और उसका बोलेंगे हिंदी में शुद्ध हो जाएगा वक्ष गुहा। अवक्ष गुहा और बाद तो वक्ष गुहा में हो गया सीना, और नीचे होता है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब कहाँ हो जाएगा, उदर गुहा में। और उदर गुहा
अवक्ष गुहा के वो अलग करता है, डायफ्राम उसको बोलते हैं। समझ में तो लगे, डायफ्राम तो लोग बताए थे ना कल कि डायफ्राम जब टूट जाता है तो आदमी मर जाता है। जब डायफ्राम जिसे मतलब फुलाने वाला, तो कौन मतलब ऊपर उठ रहा है तो किसके द्वारा, डायफ्राम के द्वारा। यानी कि सांस खींच लो, डायफ्राम में टूट गया तो छूटेगा सांसवा नीचे, तो आदमी कहीं कहीं चोट लग जाता है ज्यादा बरियार, तो डायफ्राम टूट जाएगा, तो मतलब इसका कहा कि सांस का आदान प्रदान नहीं होगा तो आदमी मर जाता है। तो समझ जाओ कि उसका डायफ्राम टूट गया है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, फिर आगे वही वाला डायफ्राम वाला क्वेश्चन। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार का संरचना को क्या कहते हैं, डायफ्राम। वक्ष गुहा के पश्च, अवक्ष गुहा के पीछे यानी कि नीचे गुंबद के आकार के फोफड़, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका संरचना को डायफ्राम। याद हो गए तो गए डायफ्राम। अब देखो, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, कपार में, रक्त में। हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा, रक्त में। और वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खींच लेता है। कहाँ से खींचता है, एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई से रक्त खींच लेता है, लेके चल जाता है। तो लोगों को पता है कहाँ लेके जाएगा, नासिका छिद्र में लेके जाएगा। पिटाई के मन कही तो बतियानु हाला मत कर, अरे प्रत्येक कोशिका में लेके जाएगा वो सब। अब देखो 30 नंबर पहला क्वेश्चन क्या था, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, तो खाली मार देना है रक्त में, आंसर क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास। फिर से देखो, फिर से, रक्त से फेफड़े में आया, रक्त से कहाँ आया, फेफड़े में। कल तो लोग बताए थे ना कि रक्त से कहाँ आता है, तो रक्त से फेफड़े में आया। अब फेफड़े में आया तो क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उच्छ्वास। अब फेफड़े में जाने वाला को प्रश्वास। याद हो गए तो लगे बढ़िया से। अब देखो, अब रोको एक रखें, रोको तुम, चलो देख लो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तुम लोग बोर्ड पर लिख दिए बेहतरीन ढंग से। देख लो, पहला के अवायवीय, दूसरा के वायवीय, तीसरा के एटीपी, जितना समझाए थे उतना लिख दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के और 30 तक के जितना क्वेश्चन बताए थे, किताब तुम लोग निकाल लेना और किताब में से देख देख के क्वेश्चन पढ़ना। उसके बाद नंबर से हम यहाँ पर सिर्फ उत्तर को लिखे हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा अपना चैनल को, टीसी सिकंदर सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपना चैनल समझ करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा।